हाय माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। भगवान आप सबको कोरोना से बचा के रखे, हम सभी पर अपना कृपा बना के रखे। अब हम बात करते हैं, इस समय हम क्लास 12 की फर्स्ट बुक आप लोग की हिस्ट्री की जो है पार्ट 1 उसका सेकंड चैप्टर राजा कृषाण और नगर डिवीज़न पार्ट में पार्ट 2 पर चल रहे हैं। ठीक है, इसका हमने फर्स्ट पार्ट बनाया, उसका सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग कंप्लीट क्या क्या कर चुके हैं। इसमें पहला कर चुके हैं प्रिंसिप ऑफ प्रियदर्शी, प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्य में हमने 16 महाजनपद और 16 महाजनपदों में प्रथम है मगध, उस पर चर्चा किया। फिर उसके बाद आरंभिक साम्राज्य मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करी। क्लियर। फिर उसके बाद राजधन के नवीन सिद्धांत, उस पर चर्चा किए। अब बात करते हैं दैविक राजा। किस पे? दैविक राजा पे। दैविक राजा का मतलब क्या चीज़ है? देखो आज जो भी होता है, अभी देखो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी बोले कि मोदी जी की पूजा करनी चाहिए, तो क्या उसको उनकी तुलना श्री रामचंद्र जी से कर दी है? ये आज का समाज है। तो सोचो उस समय जब राजा ही सर्वसर्वा होता था, तो अपने आप को वैलिडेशन देने के लिए या वैलिडिटी दिलाने के लिए वो क्या करता था? वो अपने आप को देवतुल्य बोलता था। कहीं ना कहीं ये चाइना वालों की कॉपी, देखो आज भी हम लोग चाइना कॉपी करते, उस समय भी कॉपी था। इसमें क्या कंडीशन थी? चाइना में जो राजा होते थे वो अपने आप को स्वर्ग पुत्र बोला करते थे। क्या बोलते थे? स्वर्ग पुत्र, स्वर्ग का पुत्र। तो इसी तरह से हमारे यहाँ जो राजा होते थे वो अपने आप को देवतुल्य बोला करते थे, देवता के समान या देवपुत्र, देवता का पुत्र। इसमें से कुछ भी शब्द वो यूज करते थे। अभी भी देखोगे जो लोग बहुत बड़े पंडित होते हैं या बाबा टाइप के लोग होते हैं, लोग कहते हैं मेरे ऊपर भैरव बाबा आ रहे हैं, दुर्गा माता, ये सब चीज़ें करते हैं ना। तो क्योंकि अपने आपको भगवान जब दिखाएंगे या भगवान से रिलेट करेंगे तभी तो हम उसकी इज्जत करेंगे या भगवान के बराबर वैल्यू देंगे। तो ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माटा के एक देवस्थान पर एक मूर्ति मिली है, विशालकाय मूर्ति लगाई गई थी। ठीक है, उससे पता चलता है विशालकाय मूर्ति क्यों कुषाणों ने लगवाई थी। विशाल राजा भाई पतला दुबला थोड़ी ना होगा, तगड़ा होगा, जिसको उसकी मूर्ति देख के लोग कल्पना के, बाहुबली वाली देखो सॉरी, उसमें जो भल्लाल देव की मूर्ति वो उठाता है तो कितनी भारी मूर्ति, उसको देख के लोगों के अंदर वो होना चाहिए हमारा राजा इतना शक्तिशाली है। तो यही इसी टाइप की चीज़ें थी। इस टाइप की मूर्तियाँ तुमको अफगानिस्तान में भी मिली हैं। कुषाण स्वयं को देवतुल्य कहते थे, तुमको अभी बताई दी है। इसके बाद कुषाण के आगे कई शासकों ने अपना नाम देवपुत्र भी रखा, देवता का पुत्र। क्लियर है। गुप्त शासकों का इतिहास, गुप्त शासक के जो संस्थापक थे उनका नाम था श्रीगुप्त। क्या नाम था? श्रीगुप्त। क्लियर। अब किसी का इतिहास जानने के अलग अलग स्रोत होते हैं, तो देखो तुम लोग को बता रखे हैं गुप्त शासक को जानने का स्रोत क्या क्या था? साहित्य, अभिलेख और सिक्के, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसी में बेटा एक लाइन लिखा हुआ है, गुप्त शासक का सबसे प्रतापी जो शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर। अब उसके बारे में प्रशस्ति, कोई भी राजा होता है भाई, आज के समय में मोदी जी हैं भाई, दुनिया भर की मीडिया उनकी प्रशंसा करती रहती है। तो देखो आज मीडिया है, टीवी है, उस समय मीडिया टीवी तो थी नहीं। उस समय राजा की प्रशंसा कैसे होगी? उस समय राजा की प्रशंसा ऐसे होती थी, तो राजा के दरबार में दरबारी कवि होते थे। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में दरबारी कवि थे हरिशेन, वो जो है उनकी प्रशस्ति करते थे। अब किस भाषा में कहे हैं? संस्कृत भाषा में। जब उनकी प्रशस्ति की गई उसको प्रयाग प्रशस्ति बोला गया है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख इसको बोला जाता है। अभिलेख पे उसको उनकी प्रशस्ति को लिखा, जैसे आज आरती हम करते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये सब क्या है? भगवान की प्रशस्ति है। तो इसी तरह से उस समय राजा की प्रशस्ति करी जाती थी। क्लियर। यहाँ से कई क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहला है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख क्या है? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख चंद्रगुप्त प्रथम की प्रशस्ति में है। ये किस भाषा में है? ये संस्कृत भाषा में है। किसने इसको गाया है? हरिशेन ने गाया। हरिशेन किसका राज कवि था? चंद्रगुप्त प्रथम का राज कवि था। क्लियर है। चंद्रगुप्त प्रथम किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का शासक था। तो ये कुछ चीजें आप लोग को फैक्ट्स याद रखना बेटा। क्लियर है। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो तुम्हारा है, बदलता हुआ देहात और जनता में राजा की छवि। देखो पहले तो देहात को गांव बोलते हैं। गांव जो होगा, अब एक समय था जब गांव, आज तुम देखो, आज किसी भी गांव में चले जाओ, पहले गांव में तुम जाते तो तुम्हें रस शरबत मिलता था, खाने को गुड़ मिलता था। आज तुम किसी भी गांव में चले जाओ, 2 मिनट के अंदर तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट सब कुछ आ जाएगा। क्यों? अब देहात भी बदल चुका है। अब गांव में भी लोग हाई डाटा यूज कर रहे हैं या बड़े बड़े फोन यूज करते हैं, तो देहात बदल चुका है। जब आज देहात बदल रहा है तो इसी समय उस समय भी तो देहात बदला रहा होगा। तो देखो इसकी जानकारी हमें मिलती कहाँ है? जातक कथाएं। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में लिखी गई। ये मेनली किससे रिलेटेड है? ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। क्लियर है। इसी तरह से पंचतंत्र है, ये सब चीजें हैं। अब देखो इसमें एक लिखा हुआ
गणतेन्दु जातक कथा के बारे में बताया गया बेटा। इसमें क्या कंडीशन थी, इसमें बताया गया कि राजा, अगर राजा जहाँ का, देखो अब जैसे हमारा, तुम लोग खुद ही समझदार हो, इस समय हमारे यहाँ जैसे प्रधानमंत्री हैं, जिस तरह से शासन व्यवस्था उस तरह से लोग झेल रहे हैं, तो इसी तरह से वहाँ पर राजा जो होता था, उसी तरह से वो प्रजा में जो बुजुर्ग होते थे, जो नौजवान, महिलाएं, जानवर, यहाँ तक कि पेड़ पौधे तक डिस्टर्ब होते थे भाई। अगर जहाँ का राजा भी, देखो अमेरिका में जब ट्रंप थे, उन्होंने क्या किया था, क्योटो प्रोटोकॉल से अपने आप को बाहर कर लिया था, क्लियर है, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट का फर्क नहीं था। अब नए आए वो तुरंत आ गए, उनको एनवायरनमेंट का फर्क है। तो राजा, आज हम उसकी तुलना राजा से नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था तो है ना, तो जहाँ की राजा जैसा होता है, वहाँ की प्रजा उस हिसाब से हो जाती है। अब देखो उस समय जो मेन होता था कर का व्यवस्था या टैक्स कैसे लिया जाता था, उसका बहुत बड़ा साधन था कृषि। अब जैसे तुम आज सुनोगे कि अभी जो है इतने लाख का पैकेज घोषित किया गया, व्यापारियों को इतना लिबरल किया गया, इतना फायदा दिया जा रहा है, गवर्नमेंट करती रहती है व्यापारियों के लिए। क्यों? क्योंकि जब व्यापारियों की आय बढ़ेगी तभी सरकार को टैक्स मिलेगा। जैसे क्या करते हैं मोदी जी, स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाते हैं तुम लोगों के लिए। जब तुम लोग कमाओगे, महंगे महंगे फ़ोन खरीदोगे EMI पे, तभी तो उनको पैसा मिलेगा, टैक्स देते हो। तो देखो ऐसे में क्या, ऐसे में किसी काम के नहीं। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं बेटा। इसीलिए उस समय के राजा क्या करते थे, उपज बढ़ाने के लिए क्या करते थे, वो लोग नहरों का निर्माण कराते थे, जलाशयों का निर्माण कराते थे, ये सब चीज़ें किया करते थे। अब ये लोग भाई कोई भी काम करेगा तो अपना गुणगान नहीं करेगा, वो लोग क्या करते थे, अभिलेखों के माध्यम से अपना बताते थे कि इस नहर का निर्माण हमने करवाया। जैसे आजकल देखा करो तुम लोग जहाँ भी रहते हो, वहाँ पे जो सड़क बनती है, ये सब चीज़ें होती हैं, उस पर लिखा रहता है इन विधायक के द्वारा इस सड़क का निर्माण कराया गया, ये सब चीज़ें कराई गई। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं देखो तुम जब हिस्ट्री को लिंक करके पढ़ोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो उसी तरह से उस समय के जो राजा होते थे ये करते थे। बाकी उपज और बढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया, उस समय जो हल होते थे, हल के जो फाल होते थे नीचे वाला, वो लकड़ी का था पहले, बाद में वो लोहे के हो गए। लोहे के होने के कारण वो बहुत अंदर तक खुदाई करते थे, और अंदर तक खुदाई के कारण अंदर की मिट्टी बाहर ऊपर की ओर आ गई, ऊपर के आने के कारण नमी अंदर तक जा पाई और प्रॉपर तरीके से फसल उपज पाती थी, खेती अच्छे से होने लगी। इसके बाद है ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। पहले देखो ग्रामीण समाज की विभिन्नताएं समझने से पहले हम आज के समाज में क्या, एक वर्ग बहुत अमीर है, एक वर्ग मिडिल है, एक बहुत गरीब है। अब तुम सोचो, बहुत से लोगों के कुत्तों का खर्चा महीना का 10,000 रुपये होता है, और किसी का पूरी फैमिली चलती है 5,000 8,000 रुपये में। तो ये क्या चीज़ है, ये विभिन्नताएं ही तो हैं, हम सब भारत में ही रहते हैं, क्लियर। तो ये चीज़ समझना। इसी समय उस समय था गृहपति होते थे। गृहपति कौन होते थे, ये घर के मुखिया होते थे। सभी महिलाओं के ऊपर, जानवर, दास, नौकर, सबके ऊपर इनका ही अधिकार होता था, क्लियर। ये क्या होते थे, छोटे काश्तकार या जमींदार टाइप के होते थे, क्लियर, किसान टाइप के होते थे। अब जो बड़े काश्तकार या जमींदार होते थे वो क्या होते थे, प्रधान होते थे। प्रधान का पद कैसा होता था, वंशानुगत होता था, मतलब पिता के बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र। जब देखो साउथ इंडिया की मूवी देखो, उसमें दिखाता है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा ये गांव को बचाने की परंपरा चली आ रही थी, अब हम भी इसको पालन करेंगे, इंदिरा देखो। तो ये सब चीज़ें क्या हुई, सब चीज़ें इसीलिए हैं कि वंशानुगत होता था, क्लियर। अब अलग अलग जगह अलग अलग कहते थे। जैसे बड़े जमींदार को कहीं पे चौधरी कहा जाता है, तो कहीं पर, अब जैसे दक्षिण भारत में वेल्लार कहते हैं, हलवाहा कहा जाता है, जैसे ईस्ट यूपी में, इधर साइड में हलवाहा ये सब शब्द यूज करते हैं। इसी तरह से दक्षिण भारत में जैसे उलवर शब्द यूज करते थे, दास को अड़िमई कहते थे। ये सब क्या होता है, अलग अलग जगह बोलने का टर्म अलग अलग होता है। चीज़ें होती है कि चीज़ें, बस उसको बोलते अलग अलग हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं भूमिदान और नया सम्रांत ग्रामीण। अब भूमिदान का मतलब क्या होता है, उस समय राजा लोग क्या करते थे, दान देते थे खूब अच्छे से। अब दान देने में देखो, दान देने की जो प्रोसेस था, हमारे यहाँ पूरी एक सामाजिक संरचना थी जिसमें अलग अलग लेवल पे दान दिया जाता था। जब तुम कभी भी किसी भी विवाह समारोह में जाओ या किसी की विवाह पद्धति को देखो, या घर पे जो पूजा होती है छोटी मोटी उसमें देखो, तो उसमें अलग अलग लेवल पे हम लोग दान देते हैं। इसी तरह से उस समय दान दिए, लेकिन उस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट दानों में से एक दान था वो था भूमिदान। भूमिदान, अब भूमिदान जब मिलेगा तो लेगा कौन, ब्राह्मण लेंगे। वही दिमागदार होते थे, उनको लगा कि सारा कुछ दान हम ही को मिलना चाहिए। तो देखो भूमिदान के जो प्रमुख वो मिले हुए हैं, वो सब किसको मिलते थे, ब्राह्मणों को मिलते थे। और ये हमें पता कहाँ चलता है, उस समय जो धार्मिक संस्थाएं थी या ब्राह्मण थे, उनको ये सब चीज़ें भूमिदान में मिलते थे। अधिकांश अभिलेख, जो अभिलेखों के माध्यम से हमें पता चलता है कि भूमि उनको दान में दी जाती थी, वो अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में, क्लियर है। अब देखो, अब उस समय भी समाज क्या था, पितृ प्रधान था, पुरुष प्रधान समाज था। अब वहाँ पर एक प्रभावती गुप्त नाम से एक महिला का जिक्र है जिसने भूमिदान दिया, यह सब चीज़ें करी हैं। तो उनकी वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय की वो पुत्री थी, क्लियर है, ये सब चीज़ें हैं।
अब वो महत्वाकांक्षी थे, उन्होंने कई भूमिदान दिए। भूमिदान से फ़ायदा क्या होता था बेटा, जो धार्मिक, जैसे देखोगे साउथ इंडिया में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके पास बहुत बड़ी ज़मीन होती है, उस पर कृषि करते थे, उससे लगान लेते थे, उस लगान का उपयोग वो धार्मिक कार्यों में करते थे, ये सब चीज़ें होती थी। ठीक है, हर चीज़ का एक पॉजिटिव पहलू भी होता है, एक निगेटिव पहलू भी होता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है हम किस पहलू को देखते हैं। क्लियर। अब इसके बाद है नगर, नए नगर और व्यापार। अब नए नगर की बात करते हैं। देखो जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता जाएगा वैसे वैसे नए नगर होते जाएंगे। देखो मोदी जी नहीं बोले हैं 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो इसी तरह क्यों उन्होंने, भाई आज की ज़रूरत है नए सिटीज़ की, तो इसी तरह से पुराने समय में भी नगर होते थे, नए नए नगर बनना शुरू हुए। जैसे पाटलिपुत्र तुम लोग को बताए थे, मगध की राजधानी थी, वो गंगा नगर के किनारे बसी हुई थी, तो उसके कारण उसका जो जल मार्ग था वो ज़्यादा डेवलप था, इस कारण वो लोग पाटलिपुत्र ज़्यादा उधर। इसी तरह मथुरा उस समय था, मथुरा क्या था, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्वपूर्ण केंद्र होता था। देखो तीनों चीज़ों का केंद्र कैसे हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मथुरा की बात करते हैं तो वहाँ व्यवसाय करने बिजनेसमैन आएंगे। अब बिजनेसमैन आएंगे, जब उनको प्रॉफिट होगा तो उस पैसे को वहीं पर खर्च करेंगे। अब सांस्कृतिक का मतलब, जैसे आज तुम देखोगे PVR हो गए, बड़े बड़े मॉल हो गए, ये सब कहाँ होते हैं, शहरों में होते हैं, गाँव में होते हैं, नहीं, सब शहरों में होते हैं। क्यों, शहरों में अलग अलग जगहों से लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे आएंगे, उनका ट्रांजैक्शंस होगा, तो इसी तरह से वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर ट्रांजैक्शंस करते थे लोग, ट्रांजैक्शंस के कारण उनको प्रॉफिट होता था। अब उस प्रॉफिट को लोग अपना इधर कहीं नौटंकी देखने में, कहीं कोई डांस देखने में पैसे को खर्च करते थे। अब राजनीतिक केंद्र कैसे होगा कि उस पर्टिकुलर शहर पे या उस पर्टिकुलर केंद्र पर जिस राजा का अधिकार होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ना, क्योंकि सारा कर भी कर लेगा कि नहीं लेगा, फ्री में तो काम बिजनेस करने नहीं देगा, टैक्स चाहिए, तो टैक्स के कारण क्या होगा, वो ज़्यादा मजबूत होगा। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या में दो टाइप के लोग होते हैं। फिर अगेन एक होता है बहुत एलीट क्लास। एलीट क्लास, अब तुमको पता कैसे चलता है एलीट क्लास, हम लोग चले ग्रामीण सेवा से, अगला आदमी फॉर्च्यूनर से चल रहा है, ऑडी से चल रहा है, जगुआर से चल रहा है। अब उसके पास जो फ़ोन है एप्पल आईफोन 12, हम कहते हैं 20 आ जाएगा, 20 रखेंगे लोग, तो क्या होगा, इससे उनके एलीट पता चलता है ना कि वो एलीट क्लास लोग हैं। अब जैसे हम कहीं सुने हैं कि जो नीता अंबानी चाय पीती हैं भाई 50,000 की एक चाय है, सुने हैं, पता नहीं कन्फर्म है, नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, तो लेकिन अब क्या हुआ, एलीट क्लास हो गए ना। तो इसी टाइप से बेटा उस समय होता है। उस समय पता कैसे हमको चलता था कि वो सम्रांत वर्ग थे। उस समय जो कटोरियाँ पाएंगे जिसमें लोग खाते थे, वो कटोरी बहुत अच्छे से काली कलर की पालिश है उस कटोरी पे, और उस पर नक्काशी की गई है, और उसको क्या बोला जाता है, उत्तरीकृष्ट मार्जित पात्र कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं वो कटोरी बहुत अच्छी थी, तो अब उसमें अच्छे लोग खाते रहे, गरीबों को बस का खाएंगे, अरे हम लोग तो ऐसे खा लें वही बहुत है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, इसी से पता चलता है वहाँ एक बहुत अच्छा सम्रांत वर्ग रहता था। अब शहर है, शहर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, तो शहर क्या करेगा, हमेशा गांव पे डिपेंड रहेगा। उसके बाद शहर में अलग अलग, भाई एलीट क्लास रहेगा, अब एलीट क्लास अपने से काम करेगा। अब नीता अंबानी अपने से कपड़ा प्रेस करेंगे, मोदी अपने से कपड़ा प्रेस करेंगे, नहीं। इन सब चीज़ों, इन लोगों के लिए क्या होता था, कुछ व्यवस्थाएं होती थी, जैसे धोबी, नौकर, बुनकर, स्वर्णकार, लौहकार, धार्मिक गुरु। देखो शहरों में, गांव में देखे हो कहीं कोई बाबा रहते हैं, सारे बाबा लोग शहर में प्रवचन देते हैं। बता दो कोई बाबा तुम देखे हो जो गांव के अंदर जाके बाबा रामदेव कभी योगा कर रहे हो, ऐसा नहीं होता ना, शहरों के बीच में करेंगे क्योंकि उनको शहरों का सम्रांत वर्ग का सपोर्ट चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती थी। अब शहरों में एक बहुत बड़ा वर्ग होता था जिसको बोलते थे व्यापारी वर्ग, क्या गिल्ड, जिसको क्या बोला जाता था, गिल्ड, व्यापारी वर्ग। आज तुम देखोगे जगह जगह व्यापारी संघ होते हैं, भारत बंद का ऐलान करते हैं, सब टाइप की चीज़ें करते रहते हैं। तो इसी तरह उस समय भी जो है गिल्ड होते थे या व्यापारी संघ होते थे। क्लियर है। गिल्ड या व्यापारी संघ उस समय होते थे। आज भी तुम देखोगे चांदनी चौक में गिल्ड मार्केट है। उसके बाद है उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। अब देखो जब अंदर व्यापार हो रहा है देश के अंदर, तो देश के बाहर भी व्यापार होगा, सिंपल चीज़ें हैं हमारे यहाँ। अब देखो पता कैसे, उस समय व्यापार करने का दो ही माध्यम था, पहला था जल मार्ग, दूसरा था स्थल मार्ग। तो जो जल मार्ग था वो क्या होता था, अरब सागर से होता हुआ जाता था। स्थल मार्ग से हम चाइना मतलब चीन की तरफ व्यापार कर सकते हैं, ये सब चीज़ें थी। अब व्यापार करेंगे किसका, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या चीज़, मसाले हैं, मसालों का व्यापार होगा। मसाले, नमक, अनाज, कपड़ा, जड़ी बूटी, पत्थर उत्पाद, लकड़ी, इन सब चीज़ों का व्यापार हम करते थे। बहुत सी जगह हमको ऐसी जानकारी मिली जहाँ हम रोम साम्राज्य से भी हमारा व्यापार चलता था। क्लियर। रोम साम्राज्य से तो समझ लो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, तभी तुम लोग को बताए थे मेलुआ शब्द का उपयोग हुआ था, तो व्यापार तो हमारा बहुत पहले से विदेशों से चल रहा था। अब बात करते हैं सिक्के और राजा। सिक्के और राजा का इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, देखो आज के समय में तुम लोगों अपने वॉलपेपर पे देखो कितनी अच्छी फोटो अपने लगा के रखते हो ए ग्रेड की, तो इसी अब उस समय तो राजा होता था, लेकिन अब उस समय उसके पास मोबाइल का सिस्टम तो था नहीं। वो क्या करता था, अपनी प्रतिमा
सिक्कों पर बनवाता था। किस पे? सिक्कों के ऊपर अपनी प्रतिमा बनवाता था और नीचे नाम लिखवाता था। क्लियर है? सबसे पहले इस टाइप के सिक्के किसने जारी किए? हिंद और यूनानी शासकों ने जारी किए। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? कुषाणों ने जारी किए। शीशे के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? सातवाहन वंश ने जारी किए। अब वो लोग सिक्के जारी करते थे, सिक्कों के कारण क्या होता था? उनका अपना प्रभुत्व बताते थे कि हमारे सिक्के पे हमारी आकृति है, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है। सोने के सबसे भव्य सिक्के जो है गुप्त वंशों शासकों ने जारी किया था। क्लियर है? और उनका सोना बहुत उत्तम क्वालिटी का। जैसे देखो उस समय क्या होता था, जितना सोने की वैल्यू होती थी उतने रुपए का सिक्का होता था। आज के समय हमारा क्या है, गवर्नमेंट अभी मोदी जी आए कि 500 1000 रुपए की नोट बंद, उसकी कोई वैल्यू रही नहीं, वो हमारे लिए कागज हो गया। हमारे लिए आज सांकेतिक मुद्रा है, लेकिन उस समय जो सोना होता था उसकी जितनी वैल्यू होती थी उतनी उस मुद्रा की वैल्यू होती थी। क्लियर है? ये सब चीजें होती। अब बात करते हैं मूल बातें। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता था? अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता था, इसका मीन्स क्या है? उस समय अभिलेख कैसे पढ़े गए तो तुम लोग को बता रखे हैं, या तुम लोग फर्स्ट वाली वीडियो में देखो उसमें भी है। जेम्स प्रिंसेप जो था एक ईस्ट इंडिया अधिकारी था जिसने 1838 में पहली बार ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला। अब ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने का फायदा क्या? अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख हैं किस भाषा में लिखे गए हैं? वो सारे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जिसके कारण उनके अभिलेखों को हम पढ़े और समझ पाए। अब क्या एक चीज़ और देखो, इसके बाद अगला टॉपिक है खरोष्टी लिपि कैसी पढ़ी गई। जब तुम देखोगे तो देखो संस्कृत और तमिल या हिंदी ये सब वर्ड एक दूसरे से, मराठी तुम देखो हिंदी से मिलती जुलती है, तो बहुत से वर्ड लिपि जो होती है वो आपस में बहुत मिलती जुलती है। आप एक को पढ़ लो या ढंग से समझ लो तो आप अगले को समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा एलिजिबल हो जाते हो। तो यही उस समय हुआ। उस समय क्या होता, जब जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी पढ़ ली, उसी से मिलते जुलते शब्द खरोष्टी में थे, खरोष्टी भी पढ़ ली। क्लियर? अब बात करते हैं अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। अब जो हमें जो जानकारियां मिलती हैं कैसे मिलती हैं? ऐतिहासिक साक्ष्य जो उसी चीज़ से हमें जानकारी मिलती हैं। जब तुम देखोगे उसमें देवनाम प्रिय, देवतुल्य ये सब शब्द यूज करे गए हैं। किस तरह से अशोक जो होता था अपने राज्य के नागरिकों के लिए आदेश देता था, धर्म का प्रचार करता था। जो सिक्के मिले हैं, सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है उस समय किस कौन से भगवान ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे होंगे या कौन सा राजा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, जिसका भाई सिक्के तो जो इंपॉर्टेंट राजा रहेगा उसी के नाम पे चलता रहा होगा ना। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उस समय के अकॉर्डिंग हमें जानकारी प्राप्त करने में मदद करती हैं। क्लियर? उसके बाद अगला अभिलेख के साक्ष्य की सीमा। अभिलेख साक्ष्य की एक सीमा होती है, जैसे गीता भाग नहीं रही है। अब मान लो जो नहीं शब्द है वो मिट गया, गीता भाग रही है। क्लियर? तो नहीं शब्द का इंपॉर्टेंट कितना है, लेकिन अब मान लो कहीं पे अभिलेख लिखा गया, अभिलेख के बीच के शब्द गायब हैं। अब जो हमें लगेगा हम अपने हिसाब से उसका अनुवाद कर लेंगे। तुम लोग अपने हिसाब से नहीं, इंग्लिश जब नहीं समझ में आती अपने 4 शब्द मिला के अनुवाद कर लेते हो। तो यही एक प्रॉब्लम होती है अभिलेखों में, लेकिन तो भी उसका हम लोग जो हमारे पुरातत्वविद हैं बहुत ध्यान से उसका अध्ययन कर रहे हैं और जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिल रही हैं। बहुत से शब्द होते हैं जो बहुत क्लिष्ट होते हैं, शब्दों को जोड़ना पड़ता है, भाषाओं को जोड़ना पड़ता है। जैसे तुम देखोगे आज तक हम हड़प्पा लिपि समझ ही नहीं पाए हैं क्या उसमें लिखा गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। क्लियर? अच्छा देखो पिछले वाली वीडियो में कुछ बच्चों ने कमेंट करके हमसे पूछा था ईसवी और ईसा पूर्व वाला कॉन्सेप्ट। देखो एक ईसवी जब ईसा मसीह जी पैदा होते हैं वहाँ से हम एक की तुलना करते हैं कि वो एक ईसवी है। उसके आगे जाते हैं ईसवी आगे बढ़ता जाता है, उसके पीछे जाएंगे ईसा पूर्व होता जाएगा। अब एग्जाम्पल समझो 540 ईसवी और 6 ईसा पूर्व। मान लो तुम्हारे पास 2 पेन है, एक पेन है 540 ईसवी की और एक पेन है 6 ईसा पूर्व की। ज़्यादा पुरानी पेन कौन होगी? 6 ईसा पूर्व की होगी। क्लियर समझना। उसके बाद अगली चीज़ है एक पेन है तुम्हारे पास 6 ईसा पूर्व की और एक पेन है 540 ईसा पूर्व की। ज़्यादा पुरानी पेन कौन सी होगी? 540 ईसा पूर्व की होगी। क्लियर? पिछले वीडियो में बहुत से बच्चों के कमेंट हैं जिसमें बहुत सी बातें उनको समझ में नहीं आई हैं। दूसरा क्या होता है 1830 का दशक। 1830 का दशक का मतलब क्या होगा? 1830 से लेकर 1840 के बीच का जो टाइम पीरियड, 10 साल के टाइम को दशक बोलते हैं। क्लियर? तो बच्चों देखो ये टॉपिक हमारा क्लियर होता है, ये वाला चैप्टर हमारा क्लियर होता है। अब तुम लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करो। नवशक्ति क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों के लिए रिवीजन वीडियो लाया गया है। अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। जल्द से जल्द आजकल में आप लोग के लिए ये भी चीज़ आ जाएगा। थैंक यू बच्चों।